आपको घड़ी के समय का भी बताया था। अगर AH है तो 12 माइनस AH, अगर B मिनट लिखा दी थी ना, AH B मिनट है तो 11:60 में से माइनस करेंगे, और अगर तीनों है तो 11:59 में से माइनस करेंगे। 12 से ज़्यादा वैल्यू है तो 24 में से माइनस करेंगे, और अगर 2 वैल्यू है तो 23:60 में से माइनस करेंगे, और अगर 3 वैल्यू है तो 23:59 में से माइनस करेंगे। कहाँ तक हुआ था एक बार बताएं, लास्ट पेज कहाँ हुआ था बेटा, लास्ट बोलो। आवर्धन मैंने बताया था, आपको ये बताया था कि जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो ट्रांसवर्स के स्क्वायर के बराबर होता है, बताया था लॉन्गिट्यूडनल आवर्धन। यहाँ तक हो गया था लॉन्गिट्यूडनल। एक से ज्यादा दर्पण का प्रयोग किया जाए तो अंतिम आवर्धन का मान m1 इंटू m2 इंटू m3, यहाँ तक हो गया था। लिखिए पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू कॉन्केव, अवतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब। हेडिंग डालें, अवतल दर्पण के कारण। देखिए पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद बनाना। अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है तो एग्जामिनेशन में पूछेगा कि प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो चाहे कोई भी हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस, अनंत पर होता है तो कहाँ बनता है, फोकस पर। फोकस उसे बोलते हैं जब कोई किरण दर्पण से गुजर के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो फोकस होता है, राइट। एम की वैल्यू, चूंकि दर्पण कौन सा था, कॉनकेव, एम की वैल्यू मच मच लेस देन -1 होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत छोटा होगा। कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। ये छोटा सा बना हुआ है, और नहीं भी बनाएंगे तो पिक्चर ना बनाए तो भी चेक करने हैं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कैसा होगा, नेचर पता होनी चाहिए। नेचर बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है नेचर की। अगर अनंत पर है तो कैसा बनना चाहिए, कॉनकेव के लिए वास्तविक, बोलो वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है, उधर से चलते हैं अनंत से, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो कहाँ आएगा, सी और एफ के बीच में आएगा। ये सी और एफ दिख रहा है आपको, इसके बीच में बनेगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। ये नीट में आ चुका है। अगर कॉनकेव में सी पर है तो कहाँ बनेगा, सी पर, ये नीट में आया था। अगर वक्रता केंद्र पर बिंब है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बराबर। चूंकि कॉनकेव है तो एम क्या रहेगा, माइनस। सी और एफ के मध्य, और आओ आप सी से आगे आओ, सी और एफ के मध्य आएंगे तो सी से परे बनेगा, एम ग्रेटर देन होगा, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। एफ पर फोकल लेंथ पर होगा, फोकस पर होगा तो इनफाइनाइट पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा ही होगा। ये अलग हो जाता है लास्ट वाला, एफ और पी। जैसे यहाँ पर एफ और पी है, ऐसे ही लेंस में एफ और ओ होगा। तो ये बिल्कुल जो नेचर अब तक जो वास्तविक चल रही थी बदल जाती है, ये वर्चुअल हो जाएगा। एफ और पी के मध्य दर्पण के पीछे बनेगा, सामने बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो जब भी कॉनकेव बोला जाता है तो मोस्टली हम बोलते हैं वास्तविक। ये तो स्पेशली देगा एफ और पी के बीच में, समझ गए ना, एफ और पी के बीच में, तभी आप बोलेंगे वो आभासी होगा। अदरवाइज हम अक्सर अवतल दर्पण के लिए क्या लेंगे, वास्तविक, और वास्तविक के लिए एफ क्या लेंगे, नेगेटिव। ये ध्यान रखना, फोकल लेंथ यू और भी तो नेगेटिव होते ही हैं, एफ भी नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान में रखना। क्लियर है, तो बनाइए और लिखिए। इमेज चाहे आप बाद में जगह छोड़ के बाद मॉडल से बना सकते हैं, लेकिन ये जरूर लिखना है कि कैसा बनेगा और प्रकृति कैसी होगी। ये अगर आपको आता है पहले से तो बिना देखे लिखे, नहीं तो पूरा लिखे। टीप लें, पूरा टीपना ही पड़ेगा। अरे बात नहीं बच्चे, आगे आ जाओ, एक जना तुम में से आजा आजा आजा। नहीं वहीं बैठेगा। ज़्यादा दूर नहीं है नीट, 17 तारीख की, थोड़ा तो वेट कर लो। नहीं, इतनी वेट तो करना ही पड़ेगा। बेटा खुशी तो होती है, जैसे जिसकी शादी हो रही हो तो उससे पूछो, 1 महीने पहले से बैंड वाज चालू हो जाती है, तो खुशी तो होती है। मेडिकल कॉलेज जाओगे लाइफ के लिए, नहीं डॉक्टर बनोगे तो मजा तो आएगा। ये तो, लेकिन फिर भी बैलेंस रहते हुए पढ़िए। ये तो 100% है कि आप सेलेक्ट होंगे, फिर भी एक अच्छा कॉलेज और मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा ध्यान दें, है ना। कॉलेज तो मिलेगा ही, लेकिन अच्छा कॉलेज मिल जाए, थोड़ा ये चिंता है। और कुछ नहीं, अलवर भरतपुर पाली मिले इसके बजाय थोड़ा अच्छा मिल जाए।
मिलेगा ही, कॉलेज क्यों नहीं मिलेगा? बड़े हुए हैं तो कॉलेज मिलेगा ही। किसी को मेडिकल तो किसी को साइंस। नहीं नहीं मिलेगा क्या? कॉलेज मिलेगा, कॉलेज के लिए तो यहाँ है। लेकिन कॉलेज मिले उससे पहले तहलका मचाना, मेडिकल कॉलेज से पहले टेस्ट होंगे, लीजर टेस्ट होंगे यहाँ पर, उनमें तहलका मचाना है। लिख लिया? पिक्चर बने छोड़ दीजिए, पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये लिखें कि कैसा होगा और कहाँ बनेगा। लिख लिया? फर्स्ट पेज हटा दूं क्या? देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सी पर है तो कहाँ बनेगा? सी पर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। पूरा लिख लें, उसके बाद बोलिएगा डन। बना लो एक बार, मॉडल से बांध बना लिया। सब जगह सेम मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना है। सी पर है तो दूसरी बुक्स में भी आपको कहाँ मिलेगा? सी पर ही मिलेगा। नहीं मन लगता नहीं, कई बार लगता है कहीं आसपास मिले, नहीं सी है तो सी पर ही मिलेगा। वास्तविक, उल्टा और वास्तविक मिलेगा, उल्टा मिलेगा, बराबर मिलेगा। कई बार होता है ना, मॉड्यूल रखते तो नोट्स देखते, नोट्स है तो मॉड्यूल। परिवर्तन का तो एक अलग ही होगा। सी और एफ के मध्य सी से परे, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा। जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो आप 9th 10th में दर्पण पढ़ा हुआ, 10th में वही है यहाँ तक तो। अभी तक 10th में पढ़ा था ना, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, तो किताब तो पढ़ते रहते, तुम्हारी आदत है, बुक्स तो बिना पढ़े तो निकलती नहीं। स्कूल में पढ़ते, मास्टर जी ने पढ़ाया वो तो पढ़ा नहीं, वो किताब पढ़ रहे होंगे उस समय। हाँ भाई, 10वीं में तो कोरोना था नहीं, 12th में कोरोना आया था, 11th में आ गया था कोरोना। आवासीय, सीधा और बड़ा, बच्चों ध्यान दें, इसमें नेचर चेंज होती है जैसे एफ और पी के बीच में आते हैं। तो यहाँ आवासीय होता है, बड़ा होता है और सीधा होता है, ये अलग से याद रखना है। नॉर्मली अगर आपसे कोई कॉन्केव पूछेगा तो रियल बनाएंगे, वास्तविक बनाएंगे, ध्यान रखना है, आपको नेगेटिव ही लेना है। आवासीय में एफ पॉजिटिव बन जाता है, बट आपको जब भी कॉन्केव बोलेगा तभी, स्पेशली बोले एफ और पी के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, तभी आप बोलेंगे कि आवासीय होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि सी और एफ के मध्य होगा तो कहां पर बनेगा? सी से परे बनेगा, उसकी नेचर क्या होगी? वास्तविक, उल्टा और बड़ा, राइट। चलिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा होता है और आवर्धन क्या होता है? धनात्मक। लिख लो नोट डाल के। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, चाहे नहीं, आभासी, सीधा होता है और आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है।
आभासी, सीधा और आवर्धन धनात्मक होता है। एक टेबल हमने बनाई है अवतल और उत्तल के लिए। मैंने वास्तविक को लिखा है अवतल और आभासी। मैंने अभी बोला था आपसे ये चीज कि जब तक कुछ ना बोले, एफ और पी ना बोले, तब तक आप नहीं मानेंगे, वास्तविक ही मानेंगे। बिंब के सापेक्ष उल्टा होता है। अभी तक आपने जितने भी इमेजेस देखी सब उल्टी थी। पर्दे पर प्राप्त होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि वास्तविक है तो पर्दे पर ही प्राप्त होगा ना, आभासी होगा तो नहीं होगा, लेकिन वास्तविक है तो पर्दे पर ही प्राप्त होगा। आवर्धन ऋणात्मक होता है, बिल्कुल होता है आवर्धन ऋणात्मक। और दर्पण के सामने, बिल्कुल दर्पण के सामने बनता है, तभी तो एफ नेगेटिव होता है। ये पी थी फ्लो। तो जब एफ और पी जब तक ना बोले तब तक कंडीशन नहीं बनती। पूरा टिप है। लिख लो तुम भी। हटा लें। शाबाश शाबाश, इसका मतलब लिख रहे हैं ना। हाँ मतलब बड़े पढ़ के काम चला रहे हैं, लिख रहे हैं ना। लेके आओ, दुकान ले आओ, है इसमें है। चलो लिख लिया। पर्दे आभासी में बिंब के सापेक्ष सीधा होता है, आगे बढ़ जाए, पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, आवर्धन धनात्मक होता है और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। डन। तो मैंने अभी बोला था कि वास्तविक के लिए बिंब सफेद उल्टा होगा, पर्दे पर प्राप्त होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और उत्तल की क्या होगी, पॉजिटिव। चलिए डन। सुनिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वास्तविक बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस समय प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर भी संभव है। यह बिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। जो हमने पिक्चर देखी थी उसमें सब तरह का था। वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, देखो वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल अवतल से मिलता है। जो इसमें काम की बात है वो ये इस पेज पर कि वास्तविक अगर आपको प्रतिबिंब दिखना है तो वास्तविक बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल अवतल से मिलेगा। और दूसरा है वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब तीनों प्रकार के दर्पणों से प्राप्त किया जा सकता है। समतल से भी कर सकते हैं, आभासी करते ही। आपका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी तो होता है, उत्तल अवतल दोनों से। मतलब वास्तविक का आभासी तो तीनों दर्पणों से प्राप्त किया जा सकता है, समतल से, अवतल से, उत्तल से। लेकिन वास्तविक का वास्तविक प्रतिबिंब किससे मिलेगा? सिर्फ अवतल से। ठीक लो। अंडरलाइन कर लेना वास्तविक बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब।
डन। हाँ हाँ, लिख लिया क्या? नेक्स्ट, दांतों की संरचना को बड़ा तथा आभासी देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल। अवतल होगा तभी तो बड़ा दिखेगा भाई। वाहनों में पिछला देखने के लिए कौन सा होता है? उत्तल। साइड व्यू में कौन सा होता है? उत्तल। ये नीट में आ चुका है। वाहनों के पीछे वाला कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पणों को परवलयिक रिफ्लेक्टर परावर्तित किरणों को अभिसारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट में जो होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? अवतल। गली की लाइट में भी कौन से होते हैं? अवतल। जब किसी दर्पण को पानी में या अन्य माध्यम में डुबो दें तो कि उसकी फोकस लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दर्पण की फोकस लंबाई समान रहती है, सेम रहती है। राइट, ठीक है सारा। छोटे छोटे से हैं लेकिन 4 नंबर दिला जाते हैं। आ जाए तो 4 नंबर दिला जाते हैं, कोई लंबी कैलकुलेशन नहीं। हेडलाइट में कौन सा होता है? अवतल। साइड मिरर में कौन सा होता है? उत्तल। सिलेक्शन तो है ही है, इसमें क्या बात। फॉर्म भर दिया ना, अब फॉर्म भर दिया फिर सिलेक्शन नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? रैंक कोई तो आएगी नहीं, रैंक क्वालिफाई से तो होंगे ही। क्वालिफाई तो 147 पे तो हो जाता है, 138 पे हो जाता है, फिर क्या। अब ये बात अलग है कॉलेज कौन सा मिले, क्यों भाई डीम्ड मिले कि गवर्नमेंट। इंडिया में कई डीम्ड की जो है वो 107 100 कितने गई थी इस बार, जो पासिंग है उतने के आसपास गई, खाली भी रह गई कई जगह सीटें। अरे जहाँ फीस ज्यादा है वहाँ खाली रह गई, असली बात नहीं। 25-25 जहाँ पर है लाख रुपए फीस वहाँ खाली है, पर अपने को तो गवर्नमेंट चाहिए। दांतों की संरचना को बड़ा देखने के लिए अवतल। हेडलाइट में अवतल, गली की लाइट में अवतल। वाहनों में पिछला देखने के लिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पणों को परवलयिक रिफ्लेक्टर परावर्तित किरणों को अभिसारित करने के लिए हेडलाइट या गली की लाइट। प्राइवेट में 25 लाख से 26 लाख तक भी होती है। नहीं, प्राइवेट जो होते हैं ना डीम्ड यूनिवर्सिटी में 25 लाख होती है। जैसे डी वाई पाटिल जाओगे, एसआर चेन्नई जाओगे, एसआरएम चेन्नई, सब में 25-25 लाख, 1.25 करोड़ रुपए फीस है करीब करीब। 1 करोड़ तो महात्मा गांधी में हो जाएगी। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में भी है उतनी, 16-16.5 लाख से उसकी फीस पर ईयर। निम्स में भी इतनी होगी, 1 करोड़ से कहीं कम नहीं है, वो तो लगा के रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की बहुत कम है, 100, 100, 1000, 2000। क्या बोल रहा है? फॉर्म भर दिया इसमें लग रहा है। फॉर्म भर देता तो आदमी ऐसे हो जाता है पागल पास। होता मन तो आती है ना। नहीं, कार्ड छप जाए जब देखो। शेरवानी के लिए लग जा रहा है, उसके लिए और जब एडमिट कार्ड आएगा तो कितना चलेगा। नीट का एडमिट कार्ड आती है चलेगा,
वो तो पेपर के बाद तो फिर तुम जानते हो जो शादी के बाद हालत होती है। तो शाम को जो है हालत खराब हो जाएगी। शाम को आंसर शीट मिल जाएगा। याद आएंगे यार कोचिंग में बड़ा मजा आता था, पीछे बैठे हैं, अलग ही आनंद था। फिर दोबारा ऐसे आनंद को लेते हैं। फीस जरूर 2.5-3 लाख है, लेकिन मजा तो आया था। कॉलेज तो बेटा तब मिलता है जब आप बहुत मेहनत करते हो। ऐसे मिल जाता तो 17,000 बच्चे कैसे अलग होते। तुम जो सिलेक्ट हो उन बच्चों को देखो तो सही एक बार, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे कॉलेज थोड़ा मिलते हैं। 17,000 जो लगे हुए फोटो इनकी देखो एक बार, कितनी मेहनत की इन बच्चों ने। इनसे कुछ भी पूछ लो, सारे टिप्स पर रहता है, बेसिक फॉर्मूले। ऐसे सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन तब होते हैं जब अंदर से आत्मा बोलते हैं कि मुझे सिलेक्ट होना है, तब मस्ती दूर हो जाती है। तब सिर्फ देखते हैं माँ बाप का चेहरा दिखता है कि इनके लिए मुझे कुछ करना है, इन्होंने इतना पैसा मेरे ऊपर खर्च किया, तब होता है सिलेक्शन। ऐसे सिलेक्शन होने लगे तो फिर तो कहाँ से लाओगे इतने सीटें। 17,000 बच्चों में यही तो अलग से पैरा होता है उनका। उनको रात दिन यही रहता है, 14 घंटे 15 घंटे टारगेट, इस वीक में ये करना है, इस मेजर में 600 सुपर लाना है, तब सिलेक्शन होता है। नहीं भाई, नहीं तो नीट है तो ऐसे फेंक देता है, पता ही नहीं पड़ता। तो इसलिए थोड़ा सिलेक्शन के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा उस दिन, फिर आपको लगेगा हाँ रियल में सिलेक्शन के लिए ऐसे पढ़ा जाता है। मस्ती दूर होने लगती है। होती नहीं होती, सवाल ही नहीं। मस्ती कहाँ से आ जाएगी। मस्ती तब आएगी जब मेहनत करोगे, फिर दोबारा जो मस्ती आएगी मेडिकल कॉलेज में जाने की, वो है असली। क्यों भाई, अभी अभी मस्ती कर लोगे तो मेडिकल कॉलेज तो दूर दूर तक नहीं है भाई, किसी कंडीशन में नहीं है। आप SC ST कोई भी कास्ट में किसी भी चले जाओ, सब में कंपटीशन है। 600 नंबर 598 कोई कास्ट का कोई रोल नहीं है आजकल, सब में कंपटीशन है खूब जम के। है नहीं, ओबीसी से लेके किसी भी जनरल ओबीसी सब कट ऑफ 50-60-100 नंबर का फर्क पड़ता है। जनरल और उसमें कोई फर्क नहीं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 500 पे तो 1 लाख रैंक आती है भाई, 17 लाख में से 84,000 रैंक थी। तो इसलिए आप ये मत समझो कि इस वेरी इजी फॉर्म भर दिया, तो बिल्कुल नहीं समझना है कि अब तो लेना ही पड़ेगा इनको, नहीं। कई सोचते हैं कि अब फॉर्म भर दिया तो लेना ही पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है बेटा। हाँ, तो फिर मेहनत करो, फिर मेहनत करो, फिर ये सब जो उमंग हो रही है ना अंदर, सब निकल जाएगी। जिस दिन मेहनत करोगे 600 सुपर आने लगेंगे, तुम ये हंस के दिखाना गारंटेड है। तब तुम्हें उमंग आएगी 700 की, 650 की, है नहीं। ये तो उमंग तब रहती है जब 600 भी नहीं आ रहे होते। जिस दिन 600 आने लग जाएंगे, सब उमंग खत्म। फिर ड्रीम होता है, फिर तो अब तो मेडिकल में जाना है नहीं। अपने आप देखना, आप जिस दिन 600 आएंगे तब मुझे बताना, ऐसी मजाक किसी कंडीशन में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगने लग जाएगा कि अब मैं जा ही रहा हूँ। अभी तो तुम्हें लगा ही नहीं है, तो तुम फॉर्म मान के चल रहे हो कि हाँ हो गया। बेटा लिखो, मैंने क्या लिखा है लास्ट में कि पानी में डुबो दो, किसी में डुबो दो पदार्थ की प्रकृति चारों तरफ के माध्यम और दर्पण पर आपतित प्रकाश के रंग या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। फोकल लेंथ, ये जो दर्पण होते हैं चाहे वो कैसा भी दर्पण हो, इनकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। इसी कारण दर्पण से बने प्रतिबिंब का वर्ण विपथन दोष का मतलब होता है रंग नहीं चेंज होना। अर्थात गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी हवा में, पानी में, किसी लाल रंग में, नीले प्रकाश में, हरे में समान रहती है, इनकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होती। ठीक लो पूरा। आपसे बोलेगा कि दर्पण को अगर इस माध्यम से इस माध्यम में तो क्या होगा फोकल लेंथ, आप कहेंगे नो चेंज। कलर पर, आवृत्ति पर फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ण विपथन, लाल रंग, नीले प्रकाश, हरे में, लिख लिया।
हवा में, पानी में, लाल रंग में, नीले प्रकाश में, हरे में समान रहती है फोकल लेंथ। कौन सा वाला? वर्ण विपथन, दोष, दोष मतलब चेंज होना उसमें नहीं होता। दर्पण से बने प्रतिबिंब का वर्ण विपथन नहीं होता। अर्थात गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी हवा में, पानी में, लाल रंग में, नीले प्रकाश में, हरे में समान रहती है। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, बस ध्यान रखें, फोकस दूरी चेंज नहीं होती दर्पण। लेंस की तो हो जाएगी, लेंस का तो माध्यम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। लेंस को अगर ऐसे माध्यम में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से आ जाए तो प्रकृति बदल जाती है, उत्तल अवतल बन जाता है, अवतल उत्तल बन जाता है। लेंस तो बदल जाता है, दर्पण में नहीं होता। राइट, समझ गए? हटा लूं? दर्पण की शक्ति लिखिए। शक्ति, शक्ति का मतलब होता है अपसारित और अपसारित करने की क्षमता। P बराबर 1/f लिख लो। P बराबर 1/f लिख लो। माइनस तो अवतल दर्पण के हिसाब से है, अदरवाइज P बराबर 1/f। F में मीटर में लेते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर इनवर्स या डायप्टर। शक्ति की इकाई क्या होती है? मीटर इनवर्स या डायप्टर। और बच्चों अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दियो, जिस साल नीट में आया था 25 सेंटीमीटर पे पूछे थी, तो 25 सेंटीमीटर फोकल होगी तो 100/25 4 हो गया कि नहीं हो गया? अवतल होगा तो माइनस हो गई और अवतल हुआ तो प्लस हो गया। यस या नो? दर्पण की शक्ति व्युत्क्रम होती है फोकस दूरी। अवतल होगा तो नेगेटिव लगाया और उत्तल होगा तो पॉजिटिव। डायप्टर और मीटर इनवर्स इसकी इकाई होती है। दर्पण का सूत्र तो आपको पता है, 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है। u और v कहां से दूरियां होती हैं? ध्रुव से। u, v और f तीनों दूरियां कहां से मापी जाती हैं? ध्रुव से। न्यूटन क्या कह रहे हैं सुनो आप, ये लिख लिया पावर। सुनो आप, ये पावर पे नीट में आया था भाई 25 सेंटीमीटर पर। न्यूटन कहते हैं यदि दूरियां ध्रुव से न मापकर फोकस से मापी जाए, अब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी f हो गई ना, तो u1 + f, u2 + f के कंसीडर देंगे। तो इसका मतलब कह रहा है कि x को, u को x1 + f, x2 + f लिया जाए तो जब रखेंगे तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा। ये ना भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट याद रखेंगे x1 x2 = f²। दर्पण में जो न्यूटन का सूत्र है, चाहे वो लेंस में भी न्यूटन का सूत्र आएगा तो x1 x2 = f² आएगा। लेकिन x1 x2 क्या होंगे बच्चों? x1 जो दूरी है वो बिंब की फोकस से दूरी है, x2 जो दूरी है वो प्रतिबिंब की फोकस से दूरी है, और f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी। तो आप सीधा लिखें दर्पण का सूत्र, न्यूटन का सूत्र x1 x2 = f²। सीधा लिखो x1 x2 = f², न्यूटन का सूत्र। और नीचे x1 लिखो बिंब की फोकस से दूरी, बिंब की फोकस से दूरी। प्रतिबिंब की फोकस से दूरी x2। बिंब की फोकस से दूरी, ये दोनों में आएगा, लेंस में भी यही है। समझ गए? x1 x2 = f²। आपसे कहेगा बिंब और प्रतिबिंब की फोकस से दूरियां क्रमशः 4 और 9 है, तो बताइए दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 6। 4 इंटू नहीं, 6 नहीं, हाँ ये 6, 4 और 9 है तो 4 इंटू 9 36, 36 का रूट ले लो, 6 आगे की नहीं आगे फोकस दूरी। तो ऐसे कुछ ना, f बराबर √x1 x1 x2 बराबर f²। कहां से दूरियां x1 और x2? बिंब और प्रतिबिंब की फोकस। तो न्यूटन कह रहे हैं कि यदि दूरियां ध्रुव से न माप कर फोकस से माने तो x1 x2 बराबर क्या लिया जाएगा? f²। हटा लें। अरे सब नहीं लिखना है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्या याद रहेगा? ये सब यही आगे ना इसमें सब कुछ। हाँ, तो x1 x2 = f² में x1 लिखो क्या है? बिंब की फोकस से दूरी, और x2 लिखो प्रतिबिंब की फोकस से दूरी। बस हो गया। x1 बिंब की फोकस से दूरी, कोई बात नहीं, लिख दिया तो वो कोई खराब होना है, लेकिन बता रहा हूँ, मन तो करता है सब चीज पढ़ने का, लेकिन याद ये रखना है। बात तो मानो कि लास्ट में यही याद रहेगा, x1 x2 = f² में x1 x2 कहां से दूरियां है? फोकस। और f क्या है? फोकस दूरी। यदि एक ऑब्जेक्ट, सुनो पहले, दर्पण के सामने v0 वेग से गति करे तो उसका प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? -v0। बोलो, गति करे तो प्रतिबिंब का वेग -v0 होगा। और इमेज छोटा अगर है, छोटा स्मॉल अगर है तो dv बराबर आएगा माइनस, डिफरेंशिएशन कर देंगे
स्मॉल के लिए, तो डीबी बराबर आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू वी नॉट। तो डीबी बराबर आएगा या वीटी बराबर आएगा माइनस एम स्क्वायर इंटू वी, यू नो एम टी, याद है लॉन्गिट्यूडनल बताया था मैंने, एम स्क्वायर। तो वी इक्वल टू इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो होगी एम स्क्वायर इंटू वी, छोटे के लिए। बड़े के लिए तो डायरेक्ट है, अगर दर्पण के सामने आप यू से भाग रहे हो तो आपका प्रतिबिंब बी से माइनस यू से भागे, लेकिन अगर छोटा है स्मॉल है तो डीबी बाई डी यू में वेग निकालना पड़ेगा। तो डीबी बाई डी यू के रेस्पेक्ट में जो आप फॉर्मूला लिखेंगे डीबी इक्वल टू, उसमें आएगा वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी नॉट। तो लिखिए, ऐसे लिखिए जैसे मैं लिखा रहा हूं, लिखिए यदि एक ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट, छोटा बिंब, यदि एक छोटा ऑब्जेक्ट स्मॉल दर्पण के सामने वी नॉट वेग से गति करे तो उसके प्रतिबिंब का वेग वी आई बराबर, तो उसके प्रतिबिंब का वेग ब्रैकेट में डाल देना छोटा, छोटा लिखा होगा तभी ये लेना, अदरवाइज तो माइनस भी हो जाता है डायरेक्ट। बी आई बराबर लिखो माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटू वी नॉट। बी आई बराबर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी नॉट। वी आई बराबर, वी आई का मतलब प्रतिबिंब का वेग, वी नॉट का मतलब बिंब का वेग। वी और यू क्या है, बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियां। देखो यू और बी बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। यू और बी बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। अगर आप बी और यू बराबर कर देते हो, जैसे आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो, तो बी बराबर माइनस बी नॉट आ जाता है कि नहीं आ जाता है? सोचना, अगर यू और बी बराबर हो जाते हैं ना, बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में जितना बिंब होता है। तो बी बाई यू हट गया कि नहीं हो गया है, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर हट गया ना। तो बी बराबर माइनस बी नॉट बताया था ना, इमेज भी उतनी वेलोसिटी से भागेगी जितना बिंब भाग रहा है, ये ध्यान में रखें। तो लिख लिया फॉर्मूला वी आई बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी नॉट। वी और यू क्या है, बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियां, और वी नॉट क्या है, बिंब का वेग, और आई क्या है, वी आई प्रतिबिंब का। एम स्क्वायर भी लिख दो, वी आई बराबर माइनस एम स्क्वायर इंटू वी नॉट। आवर्धन की टर्म्स में लिखोगे वी बाई यू को तो एम लिख सकते हैं ना, तो एम स्क्वायर होगा, है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया छोटे के लिए। डायरेक्ट तो आप समतल दर्पण में बता ही दोगे, लेकिन अगर कोई भी दर्पण हो तो आपके लिए फॉर्मूला पता पड़ गया कि वेलोसिटी जो होगी इमेज की माइनस बी स्क्वायर अपन यू स्क्वायर स्थिति और इंटू वी नॉट। सुनिए एक एग्जाम्पल से, दो एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है। कोई बच्चा बताएगा अगर वक्रता त्रिज्या 40 होगी तो फोकस दूरी अवतल दर्पण की क्या होगी, माइनस 20। वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण के अक्ष पर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर गति कर रहा है। एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा है, 5। जिस क्षण में दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब यू कितना है, 30। अब चूंकि अवतल दर्पण है तो यू क्या लेंगे, माइनस 30। उस क्षण उसके प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, तो सूत्र में रखने पर, सीधा सूत्र में रखने पर बी आई बराबर माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वी नॉट। अब आप कहेंगे सर वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कहां से निकाले, तो पहले वी निकाले, अरे एम पहले बी निकालो अलग से, बी निकाले 60 और यू कितना था, 30। तो 60 बटे 30 बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर के रेस्पेक्ट में आ गया कि नहीं आ गया, तो आंसर हो गया 4 गुणा 5 20 आ गया ना। अब माइनस 20 तो लिखेंगे क्योंकि वो प्रतिबिंब है। तो लिखिए एक अवतल दर्पण की, पूरा इतना क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है। एक ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण के अक्ष पर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, समतल दर्पण के लिए नहीं करना है इतना लंबा, समतल में तो डायरेक्ट हो जाएगा ना भाई। एक ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण के अक्ष पर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर गति कर रहा है।
एक ऑब्जेक्ट अवतल दर्पण के अक्ष पर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर गति कर रहा है। जिस क्षण वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिस क्षण वह दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस क्षण उसके प्रतिबिंब का वेग क्या होगा? पूरा टिपले, पहले v निकाल लो, v निकालेगा तभी आपका आंसर आएगा, बिना v के आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पता है। और u और f से पहले v निकालो। समझ में आ रहा है? u और f से पहले v निकालोगे तभी तो v वही रखोगे भाई, प्रतिबिंब की स्थिति और बिंब की स्थिति। पूरा टीप लें, पहले v निकाल लें और फिर सीधा एम निकालने की जरूरत नहीं आपको, b निकाल के रखो। 60/30 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 4, 4 गुणा 5 20 आ जाना चाहिए। तो अवतल दर्पण का अगर कोई पूछे तो डायरेक्ट b बराबर माइनस b मत बोल देना, क्या बोलोगे? bi बराबर माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू v नॉट। v और u बिंब और प्रतिबिंब की स्थितियां हैं। bi प्रतिबिंब का वेग है और v नॉट ऑब्जेक्ट का वेग, राइट। आ गया b भाई -8, यहाँ रख दो। 60/30 रखोगे तो 4 आ गया, 4 गुणा 5 20 माइनस। हटाए तो अच्छे क्वेश्चन में आता है। समतल दर्पण होता तो इतना करने की जरूरत नहीं, जितना बिंब भाग रहा होगा उतने से प्रतिबिंब भाग रहा होगा, क्योंकि बी और यू समान रहते हैं वहां। तो ये बी और यू स्थिति है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ग्राफ बिटवीन वी एंड यू फॉर ए कॉनकेव मिरर। आप इक्वेशन देखेंगे, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होता है। वी इक्वल टू क्या होता है? यू एफ अपॉन यू माइनस वन, यू या एफ बी बराबर एफ अपॉन वन माइनस एफ बाई यू। जब डेटा रखते जाते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है। आप पहले समझ लें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को। ये जो डैश डैश करके दिखा रखा है मैंने, डैश डैश करके दिख रहा है क्या आपको? अरे डैश डैश जैसे दिख रहा है ना? yes, इसके रेस्पेक्ट में आपको बनाना है। ये फोकस दूरी दिखाई है मैंने माइनस एफ। ये ग्राफ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्सिस दिख रही है आपको? ये बताओ कौन सी एक्सिस है? एक्स, शाबाश। और ये वेरी गुड, है ना? ये वी और ये यू, शाबाश। ये ग्राफ ऐसे आएगा काटते हुए, माइनस एफ के बीच में होना चाहिए। कॉनकेव मिरर है ना भाई, तो कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव लोगे ना, तो ऐसे यहां से ये देखो, ऐसे ये माइनस एफ इधर से दिखा दिया, ये माइनस एफ दिखा दोगे? बनाओ तो बनाओ, बड़ा अच्छा ग्राफ है ये। बिटवीन वी एंड यू। वाई और एक्स एक्सिस पर दिखाना है माइनस एफ माइनस 20 के रेस्पेक्ट।
भाई दिखा दिया माइनस है। इक्वेशन से कोई रोल नहीं है, ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान रखें। बी और यू का ग्राफ पूछा जाए अवतल दर्पण के लिए तो वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ दोनों जगह जो काटेगा वो पॉइंट जो होंगे वो माइनस है, मतलब इनके बीच में वो माइनस है माइनस। डन। ये देखो माइनस है, ये माइनस है, इसके बीच में दिखाना है। कॉन्वेक्स के लिए प्लस एफ दिखाओ। कॉन्वेक्स में कैसे दिखाओगे, ऐसे ही दिखाओगे सेम, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस एफ प्लस एफ। अरे कॉन्वेक्स में प्लस होती है ना फोकस दूरी। दिखाओ पॉजिटिव में आना चाहिए पार्ट, यहाँ पे आपने नेगेटिव दिखाया होगा, देखो ये पार्ट नेगेटिव दिखाया ना पूरा, ये पॉजिटिव में दिखाया। बी और यू का पार्ट किसमें दिखाएंगे, पॉजिटिव। ग्राफ तो ये बनाइए प्लस एफ प्लस एफ। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। डालें, ये समझ में आ गया, एफ पॉजिटिव दिखाना है, पॉजिटिव के माध्यम में यू और भी पॉजिटिव होंगे। ग्राफ का 1/b और 1/u के लिए ग्राफ बनाए, ये इक्वेशन से आप माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बना लेंगे, ये तो आराम से डायरेक्ट निकल जाएगी। 1/b एंड 1/u का ग्राफ बनाए दर्पण सूत्र से, स्पेसिफिक नहीं किया कि कौन से दर्पण के लिए, इसे डायरेक्ट y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। क्लियर है, 1/b 1/u का आ जाए, चाहे u और v का आ जाए, चाहे उत्तल के लिए आ जाए, चाहे अवतल के लिए, ये तो कॉमन है दोनों के लिए। यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन तो दिया नहीं, तो कॉमन। माइनस एम एक्स प्लस सी दर्पण के, डन। देखिए दर्पण का सूत्र है, वापस सुनिए, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन का सूत्र है माइनस बी बाई, अभी बताया था एम, बी और यू साइन कन्वेंशन के साथ ले ली जाएंगे। अवतल के लिए लिखा है तो बी और यू दोनों नेगेटिव लेंगे, तो एम आ जाएगा माइनस बी बाई। अभी बताया था ना अवतल के लिए क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। उत्तल के लिए तो यू तो नेगेटिव होता है बट बी तो पॉजिटिव होता है, सामने बनता है ना उसके उधर, और एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें अवतल दर्पण है तो माइनस बी बाई। एग्जाम्पल से समझे, एक वस्तु को, सुनो पहले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, तो इसका एफ -15 बोल तो से, अवतल दर्पण है तो शाबाश, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, इसका u बराबर -20। इसके प्रतिबिंब की स्थिति और इसका आवर्धन क्या होगा, कौन सा सूत्र लगाएं,
1/u प्लस 1/b बराबर 1/f, तो b निकल आएगा ना भाई। b क्या आया? -60। b क्या आया? वो तो आना ही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जब -60 है तो -60/30 कितना हो गया? वो -60/20, -3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया? -b/u 60/3 कर दो, 60/20 कर दो तो -3 आ गया ना आगे, -b/u। तो ठीक हो, लिखो वापस दर्पण का सूत्र लिखो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आपको साइन कन्वेंशन क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आने लगेगा तुरंत। जैसे अवतल दर्पण है तो आप तुरंत ले रहे हैं एफ नेगेटिव, बोलो यू नेगेटिव, तो बी अपने आप आ जाएगा नेगेटिव। कौन सा बेटा बोलो? ये b/u h2/h1, ऊंचाई के लिए तो h2/h1, और वैसे -b - b/u प्रतिबिंब का आकार बटे बिंब का आकार। इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे गलत कर बैठते हो, ध्यान से करें। इजी बहुत है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। आ गया क्या बी? -60 आना चाहिए भी। 60/20 3 आ जाएगा माइनस। सीधा सूत्र आप यूज कर लिए। हटाए, अच्छा एफ नेगेटिव यू नेगेटिव बी नेगेटिव आगे। -3 हटाए। चलिए सर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सेम एग्जाम्पल, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो इसके प्रतिबिंब की स्थिति में आवर्धन क्या होगा? सेम क्वेश्चन है ना। अगर अवतल दर्पण है तो एफ क्या लिखा जाएगा? -10, और यू कितना लिखा जाएगा? -20, तो बी निकल आएगा ना भाई। और अगर उत्तल है तो एफ क्या लिखा जाएगा? +10, और ये क्या है? यू क्या लिखा जाएगा? -20, तो बी निकल आएगा ना। तो निकाल लो, निकाल लो, निकाल, देख भी लो और निकाल। क्या आंसर आया? पन्ना छिप गया, नहीं तो अब तक तो हो जाता। कोई नहीं।
आंसर आना चाहिए अवतल के लिए तो -20 और m माइनस, उत्तल के लिए 20/3। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दर्पण का सूत्र लगाएंगे, 1/u + 1/v बराबर 1/f। बोलो। और उत्तर अवतल के लिए क्या लिखेंगे? f -10 और u -20, तो v निकल आएगा -20। देख लो -20 ही आ रहा है ना। उत्तल में आएगा 20/3। उत्तल में भी f पॉजिटिव लेना है, u नेगेटिव लेना है, तो b पॉजिटिव आएगा, b पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, बताएं आ गया क्या? कौन से सूत्र से आया? 1/u + 1/v बराबर 1/f। जिनको साइन कन्वेंशन नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दें। अवतल के लिए f नेगेटिव, u नेगेटिव, b अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। फिर उत्तल के लिए f पॉजिटिव, u नेगेटिव, तो b आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने, अभी तो बाद में आएगा इसके। देखो, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से बिंब का 3 गुना आवर्धन प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, m बराबर -3। तो बिंब की स्थिति क्या होगी? एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मतलब अवतल दर्पण, और आभासी प्रतिबिंब के लिए मतलब उत्तल दर्पण। साइन कन्वेंशन का यूज करो, आंसर निकालो। फॉर्मूले भी टीप लें, f - v/f, f/f - u, सब काम आते हैं। और नहीं तो फिर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/u + 1/v बराबर 1/f। साइन कन्वेंशन का ध्यान। वास्तविक के लिए हम नेगेटिव लिखेंगे और आभासी के लिए m पॉजिटिव। सूत्र में रख दें सीधा, f/f - u बराबर -3, f/f - u बराबर +3। अवतल के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक लिखें, आंसर आना चाहिए -80/3 और ये आना चाहिए -40/3। खुद निकाल रहे हो, टीप रहे हो? खुद निकाल रहे हो ना। वास्तविक के लिए m को -3 लिखना और आभासी के लिए m को लिखना +3। वास्तविक के लिए f नेगेटिव लिखना, आभासी के लिए भी f तो नेगेटिव ही होती है उसमें। हटा लो, आंसर लिख लिया -80/3 और 40/3। चलिए सर, इजी था ये, तो बिल्कुल इजी है, बिना पेन चलाए आप इसका आंसर दे सकते हैं। एक बिंब, सुनो इधर, अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर मुख्य अक्ष के लंबवत 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कितने सेंटीमीटर? 30। मतलब u कितना है? -30। अवतल दर्पण है ना,
तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और दुगनी लंबाई का बनता है। दुगनी लंबाई का बनता है अवतल दर्पण से, तो m बराबर -2। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मान क्या, तो v निकालना है। तो -2 बराबर, कर लोगे ना, बिना पेन चला कर सकते हैं ना ऐसे। m बराबर -2 है तो -b/u रख दो तो आंसर आ जाएगा ना। ठीक हो। एक बिंब अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर v बराबर 2u आ गया, 2 गुणा -3 तो -8। अवतल दर्पण में m नेगेटिव लीजिए, इक्वल टू कीजिए -b/u के, तो v बराबर 2u आएगा और u होता है माइनस, तो u -30 तो -8। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप बिना पेन चलाए भी डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी दिमाग है, थोड़ा सा बुद्धि अगर आप में ध्यान से रखें, तो m जैसे ही उसने दिया 2 वास्तविक लंबाई, m देते ही b/u -b/u का वैल्यू पता पड़ गया -2, तो -2 तो v बराबर 2u आ गया, तुरंत आ गया ना -8। एक वर्गाकार तार, कैसा तार है, वर्गाकार, भुजा 3 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। क्या क्या डेटा दे दिया, f दे दिया -10 और 25 सेंटीमीटर दूर, u दे दिया -25। तो तार के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल तो हम तब निकालेंगे जब पहले साइज निकालेंगे इमेज की। तार का केंद्र दर्पण की मुख्य अक्ष पर है एवं इसकी दोनों भुजाएं अक्ष लंबवत है। ठीक है, पहले m निकाल लिया, m आ गया 2/3। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h2, इमेज ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है 3 सेंटीमीटर भुजा की, तो h2 आ गया 2 सेंटीमीटर। तो साइज एरिया ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 2 × 2, कितना हो जाएगा, 2 × 2/3 आएगा ना, 2 कैसे आ रहा है, नहीं वो तो यही आएगा ना, h2 जितना आएगा इमेज की बोल है ना, एरिया ऑफ इमेज तो 2 × 2 ही आएगा ना, तो -2 × -2, अरे साइड ही आई दो, वर्गाकार है ना, तो इमेज की साइड तो दोनों साइड -2 ही रहेगी, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। u और v को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, v × v करेंगे, राइट। तो अगर -2 आ रहा है तो -2 × -2 हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इसको सबको भूल जाओ, आप तो पहले m निकालो, फिर लगाना साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, खुद कर लोगे देखना। अभी एक वर्गाकार तार जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो तार के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल क्या होगा, तार का केंद्र दर्पण की मुख्य अक्ष पर है एवं इसकी दोनों भुजाएं अक्ष के लंबवत। जब तक आप इमेज की साइज नहीं निकालेंगे तब तक आंसर नहीं आ सकता।
प्रतिबिंब की आकार निकलेगा तभी तो आएगा। हटा लें। अरे आगे समझ में आया? कैसे समझ में आया? क्षेत्रफल पूछ रहा है तो प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब की साइड तो निकालो। प्रतिबिंब की साइड निकालो कि वर्गाकार फ्रेम है तो स्क्वायर कर देंगे ना। तो m बराबर h2/h1 बराबर, आपने फॉर्मूला यूज कर लिया, तो m आ गया 2/3, h2/h1 बराबर 2/3, तो h2 आ गया 2, और h2 के 2 आते ही प्रतिबिंब की स्थिति 2 आ गई, इसका मतलब भुजा का स्क्वायर 4 आ गया ना। अब आइए इस दर्पण के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले सुनना। अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, अभी तक तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। अवतल दर्पण था तो u नेगेटिव, f नेगेटिव, b नेगेटिव। उत्तल था u नेगेटिव, f पॉजिटिव, b पॉजिटिव, इसी तरह से निकल रहा था। m बराबर था -b/u, h2/h1, और नेगेटिव फॉर रियल और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, ध्यान नहीं दे रहे हो क्योंकि बहुत इजी था। अब आता है कितने रिफ्लेक्शन होंगे। सुनिए, पढ़िए क्वेश्चन को। दो समतल दर्पण m1 व m2 जिनकी लंबाई है प्रत्येक 20 मीटर है, ऐसे लगे हुए, देखो एक इधर एक इधर, ये 20 मीटर का दिख रहा है, देखो एक तो ये रहा 20 मीटर का, एक ये रहा, एक दूसरे से 10 मीटर दूरी पर रखे, इनके बीच की दूरी कितनी है? 10। कैसे दर्पण है? समतल, शाबाश। एक प्रकाश किरण दर्पण m2 के किनारे पर, ये दर्पण m2 नीचे वाला है साहब, यहां पर एक प्रकाश किरण आ रही है, दिख रही है क्या आती हुई? एक प्रकाश किरण दर्पण m2 के किनारे पर 53 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। ये लंब डाल दिया तो 53 डिग्री ये कोण हो गया। जब 53 पर आएगी तो 53 भी परावर्तित होगी ना। जब 53 पर आई, एंगल आई बराबर एंगल आर। चलो, परावर्त तो 53 के कोण पर आपतित होती है, तो पूरे दर्पण की लंबाई में परावर्तनों की संख्या कितनी होगी? कितने परावर्तन होंगे ये पूछ रहा है। माना n परावर्तन, कितने परावर्तन होंगे? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा अगर हम देखें तो ये पहला जो परावर्तन आया इसे निकाल लें तो आंसर आने लगेंगे। ये कितना है? पहली दूरी x, माना पहला परावर्तन कितनी दूरी पर हो रहा है? x, तो पूरी 20 है ना, तो x निकल आएगा तो आंसर आ जाएगा। तो पहला परावर्तन हुआ, कितने परावर्तन होंगे? तो अपन 20 के हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे 20/x, और +1 इसलिए मैं बताऊंगा अभी। तो चलिए, माना कितने परावर्तन होंगे साहब? तो माना पहला परावर्तन कितनी पर मिला? x, दिख गया x, तो बताओ 1053 बराबर x/d। अरे 1053 बराबर x/d, लंब बटे आधार। 1053 कितना होता है जल्दी से बताओ? 4/3, 4/3 होता है। तो x का मान आ गया 4/3 गुणा 10 गुणा 10 की पावर माइनस, अच्छा 10 सेंटीमीटर थी ना, तो 10 गुणा 10 की पावर -2 इंटू 4/3, सॉल्व करने पर x आ गया 4/30। ये x आ गया। कितना आ गया x? अब कुल दूरी कितनी है साहब? कुल कितनी है यहां से यहां तक? 20 मीटर, 4/30 है ना x। तो अब इसको 20 से डिवाइड करो। 20 से क्यों डिवाइड किया? पूरी दूरी में पहला रिफ्लेक्शन इतने पर तो इतने रिफ्लेक्शन आएंगे ना भाई, बोलो राइट। यहां तक समझ में आ रहा है? और एक रिफ्लेक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे देख रहे हैं ना। तो 20/x तो ऊपर वाले रिफ्लेक्शन हो जाएंगे सारे। तो 20/x में आ गया 20/4/30, तो 20 गुणा 30 कितना हुआ? 600/4। 600/4 कितना हुआ? 150। 150 रिफ्लेक्शन तो ऊपर से हो गए,
लेकिन पहला रिफ्लेक्शन मत भूलना, पहला रिफ्लेक्शन M2 से हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे यहाँ से आई थी तब रिफ्लेक्ट तो हुई थी, बाद में तो फिर आप रिपीट करते जाओगे, ये रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्शन, चाहे यहाँ से लो चाहे वहां से लो। भाई यहाँ से लोगे x चाहे वहां से लोगे रिफ्लेक्शन, ये सॉरी यहाँ से ये x लो चाहे यहाँ से लो, वो x तो आ गए आपके 150, लेकिन ये पहला रिफ्लेक्शन भी तो काउंट होगा ना। पहला रिफ्लेक्शन जब सीधा M2 पर आया तो रिफ्लेक्ट हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर 20 सेंटीमीटर में तो आपने देख लिया कि x रिफ्लेक्शन मान लिया कि एक रिफ्लेक्शन x दूरी पर आता है, तो 20/x पे सारे रिफ्लेक्शन आ गए। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं बच्चों, x निकालने के बाद सिर्फ 20/x कराते हैं, तो वो तो दर्पणों के मध्य कुल थोड़े ना हुए, कुल तो इसमें आएगा पहला रिफ्लेक्शन, ये भी काउंट होगा, बीच ये हो रहा है ना पहली किरण, तो बोलो तो सही यार, ये पहली किरण रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या इसको नहीं लिया जाएगा? तो 150 + 1 करना है। क्यों करना है +1, ये समझ में आ गया? शाबाश, तो लिखिए अपनी कॉपी में, बहुत अच्छे। दो समतल दर्पण M1 और M2, लिखने में टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को। दो समतल दर्पण M1 और M2 जिनकी लंबाई प्रत्येक 20 मीटर है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। एक प्रकाश किरण दर्पण M2 के किनारे पर 53 डिग्री की कोण पर आपतित होती है, तो पूरे दर्पण की लंबाई में परावर्तनों की संख्या क्या? टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इन यूनिट लेंथ, वाइड लेंथ, पूरी लेंथ, कंप्लीट लेंथ, होल लेंथ, कंप्लीट लेंथ। पिक्चर बहुत बड़ी बनाना, थोड़ा सा समझ में आया, 53 ठीक है ना, आई जितना होगा उतना ही आर होगा, रिफ्लेक्शन एंगल बराबर। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आई बराबर आर, दूरी बीच में डी, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार x/d। आ गया x का मान, x का मान आना चाहिए सब 4/30, और फिर नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 20 में 20 मीटर दूरी है तो 20/x + 1 पहला रिफ्लेक्शन। +1, बहुत ही अच्छा पिक्चर बना है। 53 डिग्री लिख लें, tan थीटा बराबर x/d, d 10 सेंटीमीटर है, उसको चेंज कर लें मीटर में, तो x का मान 4/30 आएगा साहब। जो बच्चा समझ गया 20 में x का भाग देंगे तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन आ गए, लेकिन टोटल के लिए ये वाला रिफ्लेक्शन भी तो काउंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो एक और जोड़,
अब आप आगे अगर इस पिक्चर को देखो ना तो देखो x ये हो गई, फिर ये x हो गई, अरे यहाँ से यहाँ तक x ही तो है ये, फिर ये x हो गई, देखो यहाँ से आने के बाद ये वाली x हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा आ रहा है ना, ऐसे x x x, तो टोटल 20 में कितने हो गए, 20/x, 20/x, और ये अलग से काउंट हो गया। अब दूसरा ऐसा दूंगा तो बिना पेन चलाए बताना, पेन मत चलाना, अच्छा सर बिना पेन चलाए, लो बताओ कितने बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, ये 37 डिग्री है, 30 मीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, अच्छा चलाना ही पड़ेगा, बना लो, चलाना ही पड़ेगा, सेंटीमीटर भी अगर है ना, 10 37 की वैल्यू बताऊं क्या, 3/4, बना लो, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 30 मीटर, कितने परावर्तनों की संख्या, कुल परावर्तनों की संख्या, कुल परावर्तनों की संख्या, कुल परावर्तनों की संख्या, बहुत बढ़िया, कितने एक आ रहा है, कितने एक आया भाई, बोलो, 401 इज द राइट आंसर, कितने बच्चों का आ गया, देखो x निकाल लिया, 30/x इंटू प्लस 30/x प्लस 1, तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन आ जाए परावर्तनों की संख्या निकाल सकते हैं, टी प्लेन पूरा 37 डिग्री, आई और आर बराबर कर दें, 10 37 बराबर x/d, तो चलिए आज जो अभी तक हुआ उसे एक बार पढ़ें, पूरा डिटेल में देखें, कंप्लीट पढ़ें, एक एक पॉइंट को पढ़ें, हेडिंग डाल के छोड़ें, अपवर्तन, अपवर्तन हेडिंग डाल दें, और जो अभी पढ़ा है दर्पण वाले कंसेप्ट ये सारे पढ़ डालें। 401 सबका आ गया होगा, शुरू से देखेंगे जहाँ से हुआ है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स उनको देखें, यू और वी के कंसेप्ट को समझें, तो इससे बड़ा एक बार जो आज लिखा है ना पॉइंट वाली
ध्यान से पढ़े, नीट में इससे बाहर नहीं जाए, क्वेश्चन गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसे ध्यान से पढ़ना है कि कौन सी चीज परिवर्तन नहीं होती, दर्पण फोकस तो ही परिवर्तित है, न रंग से, न आवृत्ति से, न किसी और चीज से। ये सब पढ़ डालो, यूएवी के कंसेप्ट बताया वो सब पढ़ लो, मैग्निफिकेशन सब।
एक एक एग्जाम्पल जो भी कराए पहले हमको कर लो, बी और यू के एम के सारे एग्जाम्पल कर लो दर्पण में, जितने भी एग्जाम्पल्स आज कराए सब कर लो, एम बी यू से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्लासरूम के जो क्वेश्चन है और 10 साल के पेपर, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना, मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। 10 साल के पेपर क्वेश्चन जो आए प्लस ये जो अपन करा रहे चैप्टर के साथ ये करना, बहुत ज़्यादा शॉर्ट एग्जाम्पल्स इसमें नहीं करने, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स बिल्कुल नहीं करने, सब साफ हो जाएगा, पुराना जो पढ़ रहे हो वो भी साफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का आता है, 2 क्वेश्चन 3 आते टोटल, 2 आते हैं इनमें से, समझ गए, जैसे पिछली बार आया लेंस मेकअप प्रिज्म वाला आया था, तो इसलिए और चैप्टर्स में ज़्यादा ध्यान देना है, बड़ा चैप्टर है, टाइम ज़्यादा ले लेगा, दिक्कत होगी, उतना करिए जितना मार्क्स आता है, उसको अच्छे ढंग से रिवाइज कीजिए।
पिक्चर में इमेज निकाल तो H2 निकलते पता पड़ जाएगा। स्क्वायर है ये तो इस पोजीशन है, ये तो पोजीशन है दी गई। अभी तो एम निकाला है, अभी तो एम से निकाला है मैग्नीफिकेशन। क्या होता है? नीचे नहीं है, केंद्र नहीं, वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही है पूरा पूरा, नहीं तो वो माइनस में चला जाएगा। और वैसे भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट में मत जाओ, आप इमेज पे जाओ ना। इमेज जो बनेगी वो जो 3 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में है, तो मैग्नीफिकेशन दे रखा है, तो साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से इमेज निकल आएगी ना। नीचे नेगेटिव जाता है ना, माइनस आधे पूरा स्क्वायर कंसीडर नहीं होगा ना, आधा पार्ट पूरा लेंगे, सिर्फ केंद्र वाले को कंसीडर करते हैं। पूरी साइज हम लेंगे, तीन है ना उसकी साइज इनिशियली। आप केंद्र से कंफ्यूज हो रहे हो, उसको छोड़ो, 3 सेंटीमीटर साइज है। पूरा स्क्वायर कंसीडर करेंगे, फ्रेम है ना पूरा, तो अलग-अलग पूरा कंसीडर करेंगे। पूरा स्क्वायर का शेप बनेगा, इमेज तो पूरी स्क्वायर क्या है, अलग-अलग पूरा स्क्वायर फ्रेम बोला ना, बोला होगा ना स्क्वायर फ्रेम। एसी की प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे आप, एसी की प्रॉब्लम्स नहीं है अभी, है ना, तो एसी की प्रॉब्लम्स ले आना नेक्स्ट क्लास में, कल ही है सेट क्लास, कल भी ले आना थोड़ी सी, है ना। EMW की तो छोटी बहुत प्रॉपर्टी बची होंगी शायद, बाकी तो सारा हो गया EMW का। वो तो मैक्सवेल की क्वेश्चन लिखा दी थी, और वो विद्युत वो बता दी होगी, 3 बजे तक बता दिया होगा ना, लेकिन एसी की जरूर कर लेना प्रॉब्लम्स पहले। और उधर कहाँ तक आ रहा है, ऑसिलेशन तक आ रहा है, KTG थर्मो। अब तो इसके बाद तो फुल टेस्ट आएगा कंप्लीट, क्योंकि लास्ट चल रहा है ना, 22 है ना आपके लास्ट, मैक्सिमम जो भी टेस्ट होगा फुल आएगा। नहीं यूनिट नहीं, तो पूरा ही देंगे ना मेजर के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मेजर देना चाहिए 15 के बाद। हाँ हो सकता है यूनिट हो, लेकिन मेरे हिसाब से अब शायद चेंज कर दिया ना, कोटा पैटर्न कर दिया ना, कोटा में तो मेजर चालू हो जाएंगे, तो यहाँ भी चालू होंगे, 28 से चालू है ना कोटा, यूनिट टेस्ट चालू होंगे 28 से, फिर तो हो सकता है यहाँ भी यूनिट टेस्ट। अचीवर बैचेज के 28 से है वहाँ पे मेजर, कैसे यूनिट होंगे पहले फिर मेजर होगा। हाँ तो ऐसे ही होगा, वो भी जो वहाँ होगा वो यही होगा। तो यूनिट का आया था ना वहाँ पे, दे दिया कि कोटा में यूनिट कौन सी आ रही है,
दे दिया। 2800 कौन सी यूनिट है? ऑल मेजर तो सारे कोटा से लिंक होते हैं, मतलब रैंक भी उसी हिसाब से। मेजर तो हमेशा कोटा से थ्रू होते हैं, सारे कोटा यहाँ का नहीं होता। रैंक जरूर यहाँ की दिखाते हैं, ओवरऑल रैंक नहीं दिखाएंगे, रैंक आपको यहीं की दिखाएंगे। मोशन, हाँ तभी बच्चे लाजो मोशन पढ़े थे सामने, यस यही आ रहा है।